बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कोर्स के इस हिस्से में हम ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्टेंस के डिफरेंट रिलेशंस डिराइव करेंगे। हम ट्रांसमिशन लाइंस की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए अब इंडक्टेंस के फार्मूलाज को देखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक सिंगल कंडक्टर है तो उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल कंडक्टेंस इंडक्टेंस क्या होगी। फिर हम उसी रिलेशन को एक्सटेंड करेंगे कि अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, यानी एक सिंगल फेज सर्किट है जिसके अंदर एक करंट के लिए लाइव वायर का काम कर रहा है और दूसरा न्यूट्रल का काम कर रहा है, तो उस केस में इंडक्टेंस की रिलेशंस कैसे बनेंगे। किसी भी कंडक्टर के अंदर से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि उस कंडक्टर में से पास होने वाले करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के थंब को रखेंगे और जो उंगलियों का कर्ल होगा वो हमें ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके मुताबिक देखें तो अब हमारे करंट की डायरेक्शन इस डायग्राम के मुताबिक राइट टू लेफ़्ट है। सो अब अगर हम राइट हैंड का थंब इस डायरेक्शन में रखें तो जो उंगलियों का कर्ल बनता है उसके मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर के टॉप में से पेज के अंदर जा रही हैं, जबकि बॉटम में से वो पेज में से बाहर आ रही होंगी। सो हमारी जो कन्वेंशन हम अभी इस्तेमाल करेंगे, अगर हमने इनसाइड द पेज किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्रॉस यूज़ करेंगे, और आउटसाइड द पेज अगर हमने किसी भी वेक्टर को या फेज़र को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके लिए डॉट इस्तेमाल करेंगे। जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उस करंट पास होने की वजह से वहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और ये फ्लक्स उस कंडक्टर के अपने साथ भी लिंक कर रहा होता है, और साथ अगर कोई और चीज़, कोई और कंडक्टर मौजूद है तो उसके साथ भी लिंक कर रहा होगा। तो जब भी कोई कंडक्टर में से करंट पास होगा तो उसका फ्लक्स उसके अपने साथ भी लिंक करेगा और को दूसरे कंडक्टर्स के साथ भी या दूसरे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ होगी उसके साथ भी लिंक करेगा। सो हमारे पास जो मैग्नेटिक इंडक्टेंस है उसको हम फ्लक्स लिंकेज की फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि किसी भी कंडक्टर में से पास होने वाले करंट से जब हम फ्लक्स लिंकेज को डिवाइड करेंगे तो हमें उस कंडक्टर की इंडक्टेंस का पता चल जाएगा। जैसे इस केस में लेमडा यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स लिंकेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस रिलेशन के मुताबिक हमारे पास फ्लक्स लिंकेज L इंटू आई बनता है। फ्लक्स लिंकेज को हम मज़ीद एन फाई की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करता है और फाई हमारे पास फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। इंडक्टेंस की रिलेशंस को डिराइव करने के लिए हम इस डायग्राम की मदद लेंगे। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास सेंटर में एक सर्कल बना हुआ है। ये सर्कल हमारे पास एक कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि कंडक्टर के अंदर डिफरेंट सरकमफेरेंस के ऊपर हम देखना चाहते हैं कि इंडक्टेंस क्या है, या करंट डेंसिटी अगर हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है तो उसके मुताबिक फिर हमारे पास हम देखेंगे कि इंडक्टेंस के किस क्या रिलेशन डेवलप हो रहा होगा। तो अभी हमने ये अज्यूम किया है कि हमारे पास इस कंडक्टर के अंदर हमने ये दो टेम्परेरी इमेजिनरी सर्कल्स बनाए हैं, और दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हमने dx कहा है, जबकि जो r है यहाँ पे एक्चुअल कंडक्टर के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि x हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमने ये पहला सर्कल इमेजिनरी लिया है इसका सेंटर से जो डिस्टेंस बनता है। इस सर्कल से इस कंडक्टर के बाहर जो हमारे पास सर्कल्स बने हुए हैं ये हम इस्तेमाल करेंगे जब हमने मालूम करना होगा कि एक्सटर्नल कितना फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। सो अभी हमने क्योंकि सिर्फ इंटरनल फ्लक्स लिंकेज को के बारे में के रिलेशंस को डिराइव करना है, तो इसलिए हम सिर्फ इंटरनल सर्कल्स को ही कंसिडर करेंगे। एम्पेयर्स लॉ हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है,
और जो कंडक्टर है उसका रेडियस अगर x है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट का रिलेशन हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें ये बता रहा है, ये रिलेशन ये बता रहा है कि जो करंट होगा वो एक कंडक्टर के अंदर जितने भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका एक इंटीग्रेशन थ्रू आउट द एरिया हम थ्रू आउट द सरकमफेरेंस हम लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे हम लेंथ की डायमेंशन यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन हमारे पास की जो लिमिट्स होंगी वो भी लेंथ की होंगी। तो हमारे पास यहाँ पे 2πx, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल आप स्ट्रेट लेंथ के तौर पे इसको नहीं ले सकते। तो सर्कल की जो लेंथ या सिंगल डायमेंशन वाला जो पैरामीटर होता है वो सरकमफेरेंस है। एरिया अगर आप लोगे तो एरिया जो है वो उसके अंदर 2 डायमेंशंस आ जाती हैं। तो इसमें जो लिमिट्स आप लोगे 0 to 2πx और hx हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इस डायग्राम के मुताबिक अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने कंडक्टर के अंदर एक सर्कल अज्यूम किया है और इस सर्कल के अंदर जो भी करंट फ्लो कर रहा है, यानी इस सर्कल के इस सारे एरिया के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इस करंट के रिलेशन को हमने रिप्रेजेंट कैसे किया है कि हमने देखा कि जितनी भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फंक्शन एच एक्स है उसको हमने थ्रू आउट द सर्कमफेरेंस इंटीग्रेट कर लिया है। सो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास एच एक्स कांस्टेंट होगा और यहाँ पे हमारे पास हम इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर रख लेंगे तो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास लेंथ आ जाएगी और जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। सो इसका मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है एक एक्स रेडियस के सर्कल के लिए उसका रिलेशन कुछ हमारे पास इस तरह से आ गया है। अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कंडक्टर के अंदर जो करंट डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। कंडक्टर के अंदर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि आप स्किन इफेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। इससे कबल हम कोर्स में देख चुके हैं स्किन इफेक्ट क्या होता है। स्किन इफेक्ट ये होता है कि किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी के उसके अंदर ख़ास तौर पे जब एसी करंट फ्लो करता है तो जो करंट होता है करंट डेंसिटी सेंटर में कम होती है जबकि वो एजेस पे या टुवर्ड्स द सरफेस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके पास जो इफेक्टिव एरिया होता है वो कम हो जाता है और आपके जो एसी के अंदर कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो डीसी के लिए की निस्बत ज़्यादा होती है। सो अब हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि करंट डेंसिटी हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब है हम स्किन इफेक्ट को इग्नोर करें। करंट डेंसिटी के यूनिफॉर्म होने का मतलब ये होगा कि अगर आप एक कंडक्टर लेट्स अज्यूम इस सरकमफेरेंस का है तो इसका आप अगर कम एरिया लोगे तो इसमें कम करंट फ्लो करेगा, जबकि जब जितना आप एरिया ज़्यादा करते जाओगे उस लिहाज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ करंट भी ज़्यादा फ्लो कर सकता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ओवरऑल पूरे कंडक्टर को देखें, यानी जो आर रेडियस का कंडक्टर है उसमें से फ्लो होने वाला करंट और अगर हम एक एक्स रेडियस के कंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट, यानी अभी हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे पास जो करंट कंडक्टर का एक्चुअल रेडियस है आर, इसमें से पास होने वाला करंट और जो हमारे पास दूसरा जो हमने एक इमेजिनरी सर्कल अज्यूम किया हुआ था जिसका रेडियस एक्स बन रहा था, इसमें से पास होने वाला करंट, इनका रिलेशन कुछ इस तरह से बनता है कि इन दोनों की रेशो इनके एरियाज़ की रेशो के इक्वल आएगी। यानी आई ओवर ये आपके पास ओवरऑल कंडक्टर का एरिया बन गया और आई एक्स क्या है जो हमारे पास इमेजिनरी हमने एक सर्कल रिज्यूम किया है इसका इसके अंदर से पास होने वाला करंट और पाई एक्स के हमारे पास इस इमेजिनरी सर्कल का एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा। सो हमने क्या देखा कि अगर हम यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी अज्यूम करते हैं
तो किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हम एरिया ले लें तो डिफरेंट एरियाज़ का जो रेशो बनेगा वो उन एरियाज़ के अंदर से पास होने वाले करंट के रेशो के इक्वल आएगा। तो इस रिलेशन से हमने मज़ीद यहाँ पे ये रिलेशन डिराइव कर लिया। और पिछले फार्मूले में जो पिछली स्लाइड थी इसके अंदर हमने एच एक्स का रिलेशन एक डिराइव किया था। सो अब हम क्या करते हैं कि इस फार्मूले को उठा के इसमें पुट कर देते हैं। सो बेसिकली हम करना ये चाह रहे हैं कि हम इसमें आई एक्स और एक्स स्क्वायर दी एंड एक्चुअल कंडक्टर के रेडियस और उसमें से पास होने वाले करंट से हमने रिप्लेस करना है और हमें रिलेशन चाहिए इंडक्टेंस का। तो फॉर टाइम बिंग हमने दो स्टेप्स परफॉर्म किए। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया कि हमने एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करके हमने देख लिया कि एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर हमने इमेजिनरी सर्कमफेरेंस के डिफरेंट सर्कल्स अज्यूम किए हुए हैं। तो उन सर्कल्स के अंदर से पास होने वाला करंट और वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको एम्पेयर लॉ के से उसका एक रिलेशन डेवलप कर लिया। और इस रिलेशन के अंदर अब हमने क्या किया कि जो करंट और एक्स आई एक्स और एक्स है उसको हमने रिप्लेस करना था। तो यहाँ से हमने एक नया रिलेशन डेवलप करके इसके अंदर जब पुट किया तो हमारे पास रिलेशन एच एक्स का कुछ इस तरह से आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है और मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी होती है ये कुछ इस रिलेशन से रिप्रेजेंट की जाती है। इसमें हमारे पास जो म्यू नॉट है ये हमारे पास होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और अगर हमारे पास कोई मटेरियल और है तो उसके साथ हमारा एक और म्यू आर भी मल्टीप्लाई होगा। सो हमारे पास म्यू नॉट जो होता है वो उसकी जो वैल्यू होती है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होती है। सो अब हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने एच एक्स का रिलेशन इससे पिछली स्लाइड में हमने डिराइव कर लिया था, ठीक है। तो इस रिलेशन को हमने उठा के इस बी एक्स वाले रिलेशन के अंदर पुट कर दिया। सो अब हम करना ये चाह रहे हैं कि हमने देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और फ्लक्स का आपस में रिलेशन क्या है। तो हम इससे कबल पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और एरिया का प्रोडक्ट होता है। सो अभी अपने डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि जो अब हम एरिया ले रहे होंगे ये क्योंकि दो डायमेंशंस होंगी, यानी हमारे पास हमारे पास x होगा और एक होगा लेंथ, यानी एक जो ये कंडक्टर हमने लिया है इसके अंदर हमारे पास एरिया कैसे आ रहा होगा कि हम एक x की डायमेंशन ले रहे होंगे और एक इसकी लेंथ की। तो हम लेंथ अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 1 है। सो अब अगर हम डिफरेंशियल करना चाहते हैं, डिफरेंशियल फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं, डिफरेंशियल फ्लक्स का मतलब ये है कि आप अगर इस स्मॉल सर्कल जिसका रेडियस x है इससे ये इस एक्सटर्नल सर्कल के दरमियान में अगर आप सपोज करें लेंथ चेंज करते हो तो इस लेंथ के चेंज करने से कितना फ्लक्स में चेंज आता है आप ये देखना चाह रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर डिफरेंशियल फ्लक्स देखना चाह रहे हो तो हम यहाँ पे d5 लिखेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और जो हमारे पास यहाँ पे एरिया है इसको हमने मज़ीद किस तरह रिप्रेजेंट कर लिया था x इंटू एल, और लेंथ को हमने अज्यूम कर लिया कि ये हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे हम जब डिफरेंशियल फ्लक्स लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास dx आ जाएगा। यानी अब हमने क्या किया कि हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो सर्कल जिसका रेडियस x है इससे अगर आप आउटर सर्कल की तरफ मूव करते हैं तो यानी आप लेंथ में या रेडियस में चेंज कर रहे हैं और ये चेंज कितना है dx। तो इस dx चेंज से आपका फ्लक्स में क्या चेंज आता है। सो हमने ये रिलेशन यहाँ पे इस तरह रिप्रेजेंट कर लिया। इससे कबल हम देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का हमने एक रिलेशन यहाँ ऊपर डिराइव किया था, उस रिलेशन को हमने यहाँ पे पुट कर लिया।
सो अब हमने क्या करना है कि हमने रिलेशन डिराइव करना है फ्लक्स लिंकेज के लिए इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स। हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि जो हमारे पास फ्लक्स लिंकेज है इसके हम दो रिलेशंस बना सकते हैं, एक ये इंडक्टेंस और करंट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसके अलावा नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो अभी हम जो रिलेशन डिराइव करेंगे वो करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स की फॉर्म में। क्योंकि हमारे पास डिफरेंशियल फ्लक्स का एक रिलेशन हमारे पास मौजूद है, तो उस डिफरेंशियल फ्लक्स के रिलेशन को यूज़ करके हम डिफरेंशियल फ्लक्स लिंकेज निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिलेशन बन जाएगा वो डिफरेंशियल फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू एन इंटू डी फाई निकलना है चाहिए, और x हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम जो सर्कल जिसको हमने रेफरेंस लिया हुआ है उसका रेडियस हम क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को समझने की ज़रूरत है कि नंबर ऑफ टर्न्स देखें, जब हमारे पास कोई कॉइल होती है तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स मालूम करना बड़ा आसान होता है, लेकिन अब अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कैसे आएंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब ये है कि आप कंडक्टर के टोटल एरिया का कितनी परसेंटेज यूज़ कर रहे हो, दैट विल बी योर नंबर ऑफ टर्न्स। बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स की एज सच कोई यूनिट नहीं होनी, उसको टर्न्स की फॉर्म में आपने लिखना है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर की फॉर्म में एन का मतलब ये होगा कि टोटल एरिया में से आप जो हमारे पास 5x सर्कल है वो कितना एरिया ले रहा है। इसका मतलब है ये जो n होगा ये रेशो होगी एरियाज़ की, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्म्स होंगे वो कैसे हम लिखेंगे, 5x स्क्वायर ओवर 5r स्क्वायर, यानी 5r स्क्वायर हमारे पास जो एक्चुअल कंडक्टर है उसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 5x स्क्वायर हमारे पास जो हमने एक इमेजिनरी सर्कल एज्यूम किया था उसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये टर्न्स हो गए। इसके अलावा ये हमारे पास डिफरेंशियल फ्लक्स है और ये फ्लक्स लिंकेज है। इससे पिछली स्लाइड में हम देख चुके हैं कि जो हमारे पास डिफरेंशियल फ्लक्स का रिलेशन था वो हमारे पास क्या निकला था, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। इस रिलेशन को हमने यहाँ पे पुट किया और हमारे पास एट द एंड फ्लक्स डिफरेंशियल फ्लक्स का ये रिलेशन आ गया। क्योंकि ये सारी डेरिवेशन है तो हम सारी चीज़ों को एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले हमने देखा कि इंडक्टेंस के रिलेशंस को डिराइव करने के लिए हमने इस्तेमाल किया एम्पेयर्स लॉ का। तो एम्पेयर्स लॉ हमें क्या बताता है कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है या क्लोज सरफेस है तो उस क्लोज सरफेस के अंदर करंट और मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसका रिलेशन आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन के अंदर ये जो सर्कल्स आपको नज़र आ रहा है ये क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमने इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो लेंथ की डायमेंशन देनी थी, क्योंकि जो हमारा डिफरेंशियल है वो आगे लेंथ है। तो सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड एम्पेयर्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट का रिलेशन बनाया। फिर हमने क्या किया कि हमने अज्यूम किया कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, तो करंट डेंसिटी सेम है। तो करंट डेंसिटी सेम होने का मतलब है या यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि आप स्किन इफेक्ट को इग्नोर कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक वायर है तो उसके अंदर डिफरेंट रेडियस के सर्कल्स बनाते हो और उन डिफरेंट रेडियस के कॉरस्पॉन्डिंग हर सर्कल का अपना एक एरिया होगा। तो जो कम रेडियस वाला सर्कल होगा उसके अंदर करंट भी कम फ्लो कर रहा होगा, जबकि जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ा रहे होगे तो एक ख़ास प्रोपोर्शन के साथ करंट भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि आपकी थ्रू आउट द कंडक्टर आपकी जो करंट डेंसिटी है वो सेम है। इस रिलेशन से हमने क्या किया कि हमने आई एक्स की वैल्यू निकाल और उसको हमने एम्पेयर्स लॉ वाला जो हमने रिलेशन डेवलप किया हुआ था उसके अंदर पुट कर दी। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया कि हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी इन दोनों को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों को आपस में रिलेट किया। हमने क्या किया कि अपने डेरिवेशंस को सिंपल रखने के लिए हमने
जो यहाँ पे डी ए आता था, यानी एरिया डिफरेंशियल एरिया आता था, क्योंकि हम सारा इससे कबल लेंथ के अंदर डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे। तो अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम जो दो डायमेंशन है उनमें से एक डायमेंशन को हमने वन अज्यूम किया। अच्छा, आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो वन है ये सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू वन आ रही है, यूनिट इसके साथ रह रही है। ठीक है, सो यानी यहाँ पे यूनिट ओवरऑल एरिया की ही इस्तेमाल हो रही है। सो ये वन आपने कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो डिफरेंशियल फ्लक्स है उसको हम इस फार्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अब अगर हमें इसके बाद वाले स्टेप में हमने डिफरेंशियल फ्लक्स लिंकेज का रिलेशन डेवलप किया, तो डिफरेंशियल जो फ्लक्स लिंकेज है वो हमारे पास बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स। तो इसमें हमें फ्लक्स, क्योंकि हमें डिफरेंशियल की फॉर्म में फ्लक्स लिंकेज अभी चाहिए, तो इसका मतलब ये है नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट टर्म है, तो डी फाई हमारे पास आ जाएगा। तो डी फाई का रिलेशन इससे पिछली स्लाइड में हम देख चुके हैं। अब हमने देखना था कि एन क्या चीज़ है। तो अगर आपके पास कोई कॉइल होगी तो उसमें एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन अब एक अगर आपके पास कंडक्टर है तो उसमें यहाँ पे एन का मतलब ये है कि आप कंडक्टर के टोटल एरिया में से कितने एरिया को यूटिलाइज कर रहे हो। यानी अगर आप टोटल कंडक्टर को लोगे तो फिर ये एन वन बन जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई, मैं जो है ना टोटल एरिया के अंदर भी मैंने कुछ सर्कल, जैसे हम अज्यूम कर रहे हैं, जैसे ये चीज़ थी कि हम ये हमारे पास इस बाहर वाले सर्कल का एरिया, इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, जबकि ये जो इंटरनल सर्कल बना हुआ है इसका एरिया हमारे पास पाई एक्स स्क्वायर है। तो इन दोनों की जो रेशो होगी ना उसको हमने क्या कह दिया है, एन। सो अब हमारे पास ये रिलेशन डेवलप हो चुका है। सो अब हमारे पास अगर डिफरेंशियल फ्लक्स आ चुका है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। आप टोटल फ्लक्स निकालने के लिए टोटल फ्लक्स लिंकेज निकाल सकते हैं। आप टोटल फ्लक्स लिंकेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस फार्मूले को इंटीग्रेट करना होगा, और जो हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स देनी होगी, क्योंकि अब हम ओवरऑल कंडक्टर का फ्लक्स लिंकेज निकालना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है जो अब हमारी लिमिट्स होंगी वो 0 से आर होंगी। सो यही चीज़ हमने इस स्लाइड के अंदर की कि हमने उस रिलेशन के इंटीग्रेशन की। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हुए ये सारी चीज़ कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गई है, और एक्स क्यूब की जो इंटीग्रेशन होगी वो एक्स रेज टू पावर 4/4 आ जाएगी। जब हम इसमें ये लिमिट्स पुट करेंगे तो एट द एंड हमारे पास जो रिलेशन होगा वो ये चीज़ डेवलप होगी, यानी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8 पाई, और इसमें म्यू नॉट की वैल्यू अगर हम पुट कर लें 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, तो अब हमारे पास पूरे रिलेशन में सिर्फ जो करंट है वो एक एंटिटी रह गई है, ये चीज़ कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि अब हमने फ्लक्स लिंकेज का करंट के साथ एक रिलेशन डेवलप कर लिया है। सो इसमें आप जो चीज़ देखें कि यहाँ पे अभी हमने ये एक नया इसके साथ एक सबस्क्रिप्ट ऐड किया है, इंटरनल। इंटरनल का लफ्ज़ इसलिए ऐड किया है कि अभी जो हम देख रहे हैं कि करंट की वजह से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है, हम सिर्फ देख रहे हैं कि कंडक्टर के अपने साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। यानी उसको हम दो तरह से हम उस फ्लक्स लिंकेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक उसका जो टोटल टर्न्स, यानी टोटल टर्न से मुराद उसका टोटल एरिया की जो रेशो बनती है मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई फ्लक्स, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इंडक्टेंस इनटू करंट कर सकते हैं। तो यानी अब हम हमारे पास हमें पता है कि जो फ्लक्स लिंकेज का फार्मूला होता है L इंटू आई। सो अब हम क्या करें, अगर यहाँ पे दोनों साइडों को I से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इंटरनल इंडक्टेंस आ जाएगी। सो जब हम ये चीज़ करेंगे तो हमारे पास जो इंटरनल इंडक्टेंस होगी वो आ जाएगी 1/2 इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। सो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास इंटरनल इंडक्टेंस है किसी भी कंडक्टर की, ये किसी भी करंट की वैल्यू या किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। ठीक है, और जो यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स आई हैं वो क्या आ रही हैं, हेनरी पर मीटर आ रही हैं। सो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि जो इंटरनल फ्लक्स लिंकेज है इसमें ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी और इसका तल्लक करंट से नहीं होगा।
तो अब हम समराइज़ कर लेते हैं अभी तक जितने स्टेप्स हमने इसमें किए थे, क्योंकि यही स्टेप्स इस्तेमाल करके हमने एक्सटर्नल इंडक्टेंस को भी डिराइव करना है। तो सबसे पहले हमने यूज़ किया एम्पियर्स लॉ, और एम्पियर्स लॉ के मुताबिक हमने देखा कि हमारे पास किसी भी कंडक्टर के या जो आपके पास इनक्लोज्ड सरफेस होती है उसमें से पास होने वाला करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से बनता है। तो अब ये जो क्लोज सरफेस है ये हमारे पास स्टार्ट में हमने क्योंकि एक इंटरनल सर्कल एज्यूम किया था तो उसका जो हमारे पास रेडियस था वो x था, तो इसका मतलब सर्कमफेरेंस हमारे पास 2πx बनेगा। तो 0 से 2πx हमने रिलेशन डेवलप कर लिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि हमने अज्यूम किया कि हमारे पास जो करंट डेंसिटी है ये कांस्टेंट है। करंट डेंसिटी हमारे पास क्या होती है? करंट डेंसिटी होती है हमारे पास, अगर हम करंट डेंसिटी को नॉर्मली जे से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होती है करंट पर यूनिट एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है और आप इसके अंदर डिफरेंट सर्कल्स बना लो, तो जैसे जैसे सर्कल का एरिया ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे करंट भी ज़्यादा होगा और ये एक ख़ास प्रोपोर्शन के साथ ही चेंज हो रहा होगा। जबकि अगर हम करंट डेंसिटी को अज्यूम कांस्टेंट अज्यूम नहीं करते तो इसका मतलब ये होगा कि क्योंकि ये यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर से एसी करंट फ्लो होता है और एसी करंट के लिए हमें पता है कि कंडक्टर्स के अंदर स्किन इफेक्ट होता है और स्किन इफेक्ट की वजह से जो करंट डेंसिटी है वो जो सेंटर होता है वहाँ पे कम होती है और जो आपकी सरफेस होती है वहाँ पे करंट डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि हमने स्किन इफेक्ट को इग्नोर किया हुआ है। इस रिलेशन से हमने क्या किया कि हमने एक रिलेशन डेवलप किया था इस अजम्पशन से, जिसमें आई एक्स को और टोटल करंट को आपस में रिलेट किया था। इस रिलेशन को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। और तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, हमने B और H को आपस में रिलेट किया था। यानी B हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने इस रिलेशन से इनको कर लिया। इसमें हमने H की वैल्यू पुट की। चौथे स्टेप में हमने क्या किया कि हमने फाई को और यानी मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्स से रिलेट किया। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है वो प्रोडक्ट होता है बी और ए का। और अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ये अज्यूम कर लें कि हमने एक सर्कल के अंदर एक कंडक्टर के अंदर डिफरेंट सर्कल्स बनाए हुए हैं। तो हम बारी बारी यानी इनर सर्कल से आउटर सर्कल की तरफ मूव करते हुए कंडक्टर की बाउंड्री पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है हर दो सर्कल्स के दरमियान में कुछ हमने माइन्यूट सा गैप रखा हुआ है, यानी जो उसमें स्टेप है वो बहुत थोड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि उस स्टेप के अंदर जब यानी एक सर्कल से दूसरे सर्कल में जाते हो तो जो फ्लक्स होगा उसको हमने देखना है। तो हमने इसको कुछ इस तरह से रिलेट कर लिया। इस एरिया की दो डायमेंशन थी तो उस एक डायमेंशन को हमने 1 अज्यूम किया और दूसरी डायमेंशन यानी हमने इसको इस तरह कर लिया कि एक को 1 अज्यूम कर लिया और दूसरी डायमेंशन को हमने x रखा हुआ था और उसको हमने डिफरेंशियल में dx रख लिया। सो यहाँ से हमने डिफरेंशियल फ्लक्स का रिलेशन निकाल लिया। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो फ्लक्स लिंकेज है हम देख चुके हैं कि वो हमारे पास इक्वल होता है लैम्डा इज इक्वल टू एल आई, और यही रिलेशन हमारा होता है एन फाई। तो पहले हम जो है एन फाई का रिलेशन यूज़ करेंगे क्योंकि हमने ऊपर फ्लक्स की डेरिवेशन कर ली। अब इसमें यहाँ पे जो n था, मैं दोबारा बताता चलूँ कि यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ही है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसका मतलब ये है कि आप कंडक्टर के जो टोटल एरिया है उसमें से जो आपने इमेजिनरी सर्कल्स लिए हुए हैं उनका कितना एरिया आप ले रहे हो, यानी टोटल एरिया πr² बनता है। तो आप जो इमेजिनरी सर्कल ले रहे हो इंटरनल उसका रेडियस
एक्चुअल आर नहीं होगा, एक्स है, तो उसका जो एरिया बनेगा वो होगा पाई एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये उन दोनों की जो रेशियो है यानी एन हमारे पास होगा पाई एक्स स्क्वायर ओवर पाई आर स्क्वायर। सो हमने वो पुट कर लिया और फिर हमने यानी यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल फ्लक्स लिंकेज था, ठीक है, और इसको हमने इसमें डी फाई का रिलेशन पुट किया, इंटीग्रेशन की, और इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास फ्लक्स लिंकेज का रिलेशन आ गया। फ्लक्स लिंकेज के रिलेशन से फिर हमने इंडक्टेंस निकाली। तो ये हमारे पास तकरीबन 7 स्टेप्स बनते हैं। ये स्टेप्स आपको आने चाहिए इस लिहाज से कि जो आगे हमारे पास इंडक्टेंस की सारी डेरिवेशन होगी उसके अंदर यही स्टेप्स हम यूज़ कर रहे होंगे। तो एट द एंड जो फाइनल रिजल्ट हमारा निकला है, हमने देखा है कि आपके पास जो किसी भी कंडक्टर की इंटरनल इंडक्टेंस है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अब हम देखना चाहते हैं कि कंडक्टर की एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज कैसे होगा। इंटरनल फ्लक्स लिंकेज में हमने क्या देखा कि इंटरनल फ्लक्स लिंकेज का रिलेशन कुछ इस तरह से बन रहा था, ठीक है। सो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, उस करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, और वो फ्लक्स सारे का सारा जो है ना वो कंडक्टर के साथ तो लिंक कर ही रहा है, और वो कुछ फ्लक्स बाहर भी जा रहा है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि आपका जो फ्लक्स बाहर जा रहा है, आप किसी भी पॉइंट पे देखो कि एक कोई बाहर एक कंडक्टर से बाहर एक पॉइंट अज्यूम कर लो, उस पॉइंट पे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा होगा, ठीक है। सो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक आपका कंडक्टर है, ठीक है, इसके इंटरनल जो फ्लक्स लिंकेज था उसका हमने रिलेशन निकाल लिया। अब हम देखना चाह रहे हैं कि अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे बाहर एक पॉइंट है, तो इस कंडक्टर के अंदर से पास होने वाले करंट की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना इसके साथ लिंक कर रहा है। सो इस चीज़ को समझने के लिए हम दोबारा से उसी डायग्राम को देखते हैं जो हमने शुरू में अज्यूम की थी, लेकिन अब आप देखें कि हमने जो इंटरनल, अब हमारा जो कंडक्टर है वो ये है। सो इसका जो रेडियस आर है, अब वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं लिखा हो, क्योंकि उससे रेलेवेंट जो हमने डेरिवेशन करनी थी वो हम कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि सपोज करें कि आप एक सर्कल, इस कंडक्टर के इर्द गिर्द आपने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस आपके पास बनता है d2। तो इस सर्कल के यानी इस बाउंड्री में कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है ड्यू टू आई। सो अब हमने वही स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट का जो एम्पेयर्स लॉ की वजह से जो रिलेशन बनता है उसको यूज़ करेंगे। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगेन जो स्टेप था हमारे पास क्या था, जो इससे पहले हम कर चुके हैं कि हमारे पास I इज इक्वल टू 0 से 2 पाई एक्स आप करते थे, एच एक्स डी एक्स, इस तरह करके एक रिलेशन था। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि क्योंकि हमारे पास अब हम जो पहले इससे पहली डेरिवेशन थी उसके अंदर जो हम सर्कल अज्यूम कर रहे थे वो कंडक्टर के अंदर था, और इसका मतलब ये था कि वो जो सर्कल था, यानी इस सर्कल की बात कर रहा हूँ, जो ये सर्कल था ये टोटल करंट नहीं कैरी कर रहा था। इसका मतलब ये है कि इस सर्कल ने जितना करंट कैरी किया हुआ था इसका रिलेशन उस लिहाज से मैग्नेटिक जो थी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ बनना था। लेकिन अब हम क्या करें, हम आउटर सर्कल अज्यूम करें। तो आउटर सर्कल्स के अंदर पूरा कंडक्टर ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब ये है कि अब आपका जो करंट होगा वो आई एक्स नहीं होगा बल्कि आई होगा, यानी आपका यहाँ जो आई एक्स हम लिख रहे थे पहले वो अब हमारे पास क्या कहलाएगा, आई। और अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस कंडक्टर की वजह से बाहर क्या मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो इसका मतलब है अभी हम करंट ये आई ही रखेंगे, लेकिन अब हमारे पास जो सर्कल है, सपोज करें कि इस केस में हम जो सर्कल अज्यूम कर रहे हैं वो ये वाला आउटर सर्कल जो हमने दरमियान में बनाया हुआ ना, ये वाला, इसको अज्यूम करें जिसका रेडियस हमारे पास बनता है एक्स।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जो एच एक्स का जहाँ पे जो लिमिट्स रखेंगे लेंथ की इस इंटीग्रेशन की, वो हमारे पास हो जाएंगी 0 से 2 पाई एक्स। लेकिन ये जो आई एक्स है ये हमारे पास क्या बन जाएगा आई, बिकॉज अब इस पूरे सर्कल ने ऑलरेडी कंडक्टर को इंसर्कल किया हुआ है। सो इसी रिलेशंस के अंदर वो जो एरिया वगैरह की चीज़ें पुट करने के बाद हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के जो रिलेशन बनता है वो कुछ इस तरह से है। फिर हमने डिफरेंशियल फ्लक्स का रिलेशन डेवलप कर लिया उसी तरह देखते हुए, जिसके अंदर हमने एरिया की जो 2 डायमेंशन थी उनमें से एक को 1 अज्यूम कर लिया और दूसरे को हमने डिफरेंशियल एक्स अज्यूम कर लिया। अब इस डिफरेंशियल फ्लक्स से नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमने फ्लक्स लिंकेज निकालना था। तो फ्लक्स लिंकेज जब हम निकाल रहे थे लास्ट टाइम, तो हमने जो रिलेशन यूज़ किया था वो था एन फाई, और क्योंकि हमारे पास डिफरेंशियल फ्लक्स था तो हमने डिफरेंशियल फ्लक्स लिंकेज इस्तेमाल करने के लिए एन डी फाई इस्तेमाल किया। और एन को हमने क्या किया हुआ था कि जो इंटरनल आप एक सर्कल ले रहे थे जिसका एरिया बनता था पाई एक्स स्क्वायर, और ये टोटल एरिया की कितना परसेंटेज बनती थी हमने वो कर ली, ये हमारे पास टर्न्स रेशो बनती थी, और हमने डी फाई का जो भी रिलेशन था वो हमने यहाँ पुट कर लिया था। अब इस केस में भी हम वही चीज़ कर रहे हैं कि हमने डी फाई का एक रिलेशन डेवलप किया हुआ है और उस फार्मूला को या उस रिलेशन को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। लेकिन अब जो फ़र्क आएगा वो ये आएगा कि अब क्योंकि हमारे पास जो कंडक्टर है वो कंप्लीटली उस सर्कल के अंदर मौजूद है, क्योंकि जो पहले केस में हमने इंटरनल इमेजिनरी सर्कल अज्यूम किया था वो उस कंडक्टर के कुछ पोर्शन में मौजूद था, यानी कुछ एरिया उसका कवर कर रहा था। लेकिन अब जो हम सर्कल अज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर वो कंडक्टर सारा आ गया। इसका मतलब है जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, बल्कि इस केस में वो क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, और नीचे पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब है इस केस में हमारे पास डिफरेंशियल फ्लक्स लिंकेज किसके बराबर हो जाएगा, डिफरेंशियल फ्लक्स के। तो जो रिलेशन आपने यहाँ पे डिफरेंशियल फ्लक्स का अभी डिराइव किया हुआ है उसी रिलेशन को हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था कि हमने टोटल फ्लक्स लिंकेज निकालना था। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज निकालने के लिए हमें क्या करना था, इसकी इंटीग्रेशन करनी थी, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होंगी वो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अब हमारे पास जो क्योंकि हम एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज निकाल रहे हैं तो अब हम देखेंगे कि हम कहाँ से कहाँ तक देखना चाह रहे हैं कि हमारा फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो सबसे पहले सपोज करें कि आप अगर ये दो देखना चाह रहे हो तो लिमिट्स D1 से D2 हो जाएगा, और अगर आप कंडक्टर की सरफेस से इस एक्सटर्नल फ्लक्स इस बाउंड्री तक देखना चाह रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी एक लिमिट R बन जाएगी और दूसरी लिमिट क्या बन जाएगी, D2 बन जाएगी। सो फॉर टाइम बीइंग हमने क्या किया कि हम वो जो 2 इमेजिनरी सर्कल वायर थे उनको यूज़ करके हमने यहाँ पे देख लिया कि एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज कितना बनता है। सो यहाँ पे हमने वो इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट कर ली, और 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो नेचुरल लॉग x होता है। ये वैल्यूज़ आपने पुट की, और नेक्स्ट स्टेप में हमने म्यू नॉट की वैल्यू भी पुट कर दी, और एट द एंड हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन बन गया। सो अब हमारे पास ये फ्लक्स लिंकेज आ रहा है, और फ्लक्स लिंकेज और इंडक्टेंस का हम रिलेशन ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपके पास फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू L इंटू आई होता है, जिसका मतलब है इस पूरे रिलेशन को दोनों साइड्स को अगर आप इंडक्टेंस से करंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज आ जाएगा। सो अब हम लेक्चर के अंदर हमने एक जो मेन हमारा पॉइंट था हम कवर कर चुके हैं। पहले हमने क्या देखा कि हम अगर हमारे पास एक कंडक्टर है तो उस कंडक्टर से एसोसिएटेड अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो ऑफ कोर्स फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो वो फ्लक्स कंडक्टर के अपने साथ भी लिंक कर रहा होगा प्लस उसके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है उसमें भी लिंक कर रहा होगा। तो अब हमने 2 रिलेशन डेवलप किए हैं जिसमें हमने ये देखा कि जो इंटरनल फ्लक्स लिंकेज है उसका क्या वैल्यू निकलेगी। तो इंटरनल फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आई थी कि जो इंटरनल इंडक्टेंस बनती थी वो हमारे पास कांस्टेंट आता था,
और जो इंटरनल फ्लक्स लिंकेज था उसमें हम करंट को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह एक्सटर्नल में भी हमने देखा कि जो हमारा फ्लक्स लिंकेज है उसकी रिलेशन कुछ इस तरह से बनता है, और जो एक्सटर्नल इंडक्टेंस है अब उसका रिलेशन कुछ ये है कि जब आप आई से फ्लक्स लिंकेज को डिवाइड करेंगे तो आपके पास इंडक्टेंस आ जाएगी। सो अब हमने क्या किया कि हमने एक इंडक्टर से एसोसिएटेड इंडक्टेंसेस निकाल लिए। तो यानी अब आप जब भी टोटल फ्लक्स लिंकेज किसी भी कंडक्टर का निकालोगे तो आप इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों को ऐड करोगे तो तब आपके पास एक कंडक्टर से एसोसिएटेड फ्लक्स लिंकेज निकलेगा। अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ ये क्लियर करता चलूँ कि जो हम कंडक्टर रिज्यूम कर रहे हैं ये सॉलिड कंडक्टर है, इसके अंदर कोई स्पिरल मौजूद नहीं है, कोई स्ट्रैंड्स मौजूद नहीं है। सो जब हमारे पास स्ट्रैंड्स वगैरह आ जाएंगे तो हर स्ट्रैंड के अंदर अपना करंट फ्लो कर रहा होगा और उस हर करंट से एसोसिएटेड फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो उसके रिलेशन हम आगे चल के डिराइव करेंगे, लेकिन अभी तक हमने क्या किया है कि हमने देखा कि अगर एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उस फ्लक्स का क्या वैल्यू हमारे पास कंडक्टर के इंटरनली लिंक कर रही होती है और क्या वैल्यू हमारे पास एक्सटर्नली लिंक कर रही होती है। तो उस बेस पे हमने इंडक्टेंस की रिलेशंस डेवलप कर ली। और यूनिट्स आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारे पास हेनरी पर मीटर आ रही है, ना ये मिली हेनरी है और ये पर मीटर में है, ये सिंपल हेनरी में नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम एक्चुअल जिस तरह फिजिकल सर्किट्स होते हैं हमारे पास पावर के, उनकी तरफ आ जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला केस हम लेते हैं एक सिंगल फेज लाइन का। सिंगल फेज लाइन के अंदर हमारे पास एक फेज कंडक्टर होगा और एक न्यूट्रल कंडक्टर होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर जो होगा वो उसमें से करंट टुवर्ड्स लोड फ्लो कर रहा है तो दूसरा आपके पास रिटर्निंग पाथ के लिए होगा। तो यहाँ पे भी हमने इसी तरह किया है कि हमने दो कंडक्टर अज्यूम कर लिए हैं, एक का रेडियस हमने R1 रखा हुआ है और दूसरे का रेडियस R2 रखा हुआ है। ये जो डॉटेड सर्कल हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनका जो फ्लक्स है एक्सटर्नली फ्लक्स का पैटर्न क्या बन रहा है, और इन दोनों का आपस में जो डिस्टेंस है वो D है। इसमें जो R1 कंडक्टर है इसमें जो करंट है वो इन द पेज फ्लो कर रहा है, यानी ये जो हमारे पास I1 है ये इनसाइड द पेज फ्लो कर रहा है, जबकि कंडक्टर 2 में जो करंट है ये आउटसाइड द पेज फ्लो कर रहा है, इसलिए इसमें यहाँ पे डॉट आ रहा है। सो अब हम क्या करते हैं कि हमने जो रिलेशंस पहले डेवलप किए हैं उनकी बेस पे देखते हैं कि इनका फ्लक्स लिंकेज और इंडक्टेंस का क्या रिलेशन डेवलप होगा। सो हम देख चुके हैं कि अगर हमें किसी भी कंडक्टर की टोटल इंडक्टेंस लिखनी है, ठीक है, जैसे हम अगर कंडक्टर 1 की टोटल इंडक्टेंस लिखना चाहते हैं तो टोटल इंडक्टेंस हमारे पास L इंटरनल प्लस L एक्सटर्नल होगी, यानी इंटरनल इंडक्टेंस और एक्सटर्नल इंडक्टेंस दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो इंटरनल इंडक्टेंस का हमने फार्मूला देखा था 1/2 × 10⁻⁻⁷, ये कांस्टेंट वैल्यू थी, और इसमें भी हमने एक फार्मूला डेवलप किया था, यानी इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यानी आपके पास जो किसी भी कंडक्टर की इंडक्टेंस है वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल आएगी। इंटरनल इंडक्टेंस हमेशा क्या रहनी, कांस्टेंट, और जो एक्सटर्नल है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, और इसके साथ D2/D1। D2 और D1 यहाँ पे जेनेरिक, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपकी ये दोनों चेंज हो सकते हैं। अभी ये D2 और D1 मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर हम एक कंडक्टर का देखें तो हमने देखा कि उसके बाहर हमने दो सर्कल अज्यूम किए और उन दोनों सर्कल्स के दरमियान में कितना फ्लक्स लिंक हो रहा था जो उसको हमने रिलेट कर लिया। लेकिन अब हमने क्या करना है कि अब हमने ये देखना है कि इस कंडक्टर का जो फ्लक्स है वो कितना इस कंडक्टर तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो हमारे पास यहाँ पे D2 और D1 की वैल्यूज़ होंगी वो क्या आएंगी कि एक तो हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो R होगा
और एंडिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये सेंटर होगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं, या आर से हमारे पास डी तक। सो यहाँ पे D2 जो था, इस केस में जो एक्सटर्नल सर्कल था उसका रेडियस था। सो इसको हम अब यहाँ इस केस में यहाँ पे कर देंगे D, और D1 हमारे पास था जो इनिशियल वैल्यू या स्टार्टिंग पॉइंट था, तो उसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं R। तो हमारे पास जो अब इस केस के रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, D/R। सो अब हम कंडक्टर, हमारे पास दो कंडक्टर हैं, उनमें से एक दोनों कंडक्टर के अंदर हम अज्यूम करें कि सेम करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि सिंगल फेज है तो इसका मतलब है जो लाइव में करंट फ्लो कर रहा है रिटर्निंग पाथ में भी उतना ही करंट है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक कंडक्टर का इंडक्टेंस निकाल लेते हैं तो दूसरे के ऊपर भी वही इंडक्टेंस अप्लाई हो रही होगी अगर दोनों कंडक्टर्स सेम है तो। सो अब हमने ये चीज़ अब देख चुके हैं कि ये जो हमारे पास ये पहली टर्म लिखी हुई है हमारे पास इंटरनल इंडक्टेंस को शो कर रही है, और जो दूसरी टर्म है ये हमारे पास एक्सटर्नल इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें अब हम इसको कुछ इस तरह से अरेंज करके हम इसका एक एट द एंड कम्पैक्ट फार्मूला बनाएंगे। सो डेरिवेशन को देख लेते हैं। इसमें क्या किया है हमने कि हमने इन पूरे रिलेशन के अंदर से 2 × 10⁻⁻⁷ को कॉमन लिया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे ऊपर आप 2 लाने के लिए नीचे भी 2 से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई। तो वो जो ऊपर वाला 2 वो कॉमन ले लिया आपने, 2 × 10⁻⁻⁷, और जो नीचे वाला 2 है वो इस 2 से मल्टीप्लाई होके 4 बन गया। अब हमने क्या किया कि हम इस 1/4 को, हमें पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ E हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। और अगर हम किसी भी नेचुरल लॉग के बाद जो भी चीज़ है उसकी जो पावर होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे E है, इसकी पावर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4 नेचुरल लॉग E, और नेचुरल लॉग E हमारे पास क्या है, 1 है। तो इसका मतलब है इस 1/4 के साथ यहाँ पे मैं नेचुरल लॉग E लिख सकता हूँ, और उस नेचुरल लॉग E को यूज़ करके मैं इस 1/4 को उसकी पावर बना दिया मैं। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि अगर नेचुरल लॉग के बाद ये कोई चीज़ लिखी है तो इसमें जो न्यूमरेटर वाली टर्म है वो विद पॉजिटिव साइन लिखी जाती है, और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो विद नेगेटिव साइन लिखी जाती है। ठीक है। सो नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि अगर आप इस R1 को ऊपर लेकर आ रहे हो, अब क्योंकि हमने R1 यहाँ नीचे ही रखा हुआ है डिनोमिनेटर में ही, तो इसका मतलब इसके साथ यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही आएगा। यहाँ पे हमने R1 को और इस कांस्टेंट वैल्यू को अगर इकट्ठा करना है तो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो जब आप एक नेचुरल लॉग में इसको लिखोगे तो ये डिनोमिनेटर में ही रहेगी, जबकि न्यूमरेटर में e⁻1/4 आ जाएगा। अब हमने क्या किया कि इस e⁻1/4 को हमने इस r के साथ इकट्ठा करना है, तो हम इस e⁻1/4 को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये जो 1/4 है इसकी जो पावर होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। अब इसके बाद हमने इस कांस्टेंट को इंटरनल मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये जो हमारे पास आया ना R1 × e⁻1/4, ये हम एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर लेंगे और उस कांस्टेंट को हम R1 बार का सिंबल दे देंगे। अब ये जो R1 e⁻1/4 है ये कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है, क्योंकि R1 एक कंडक्टर का रेडियस है, e⁻1/4 उससे मल्टीप्लाई होकर हमने एक यहाँ पे सिंबल बना लिया। इसको हम बोलते हैं GMR या ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। सिमिलरली L2 में भी यही चीज़ें आएंगी, कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। ठीक है, सिंपल क्या होगा कि यहाँ पे आप R1 लिख रहे थे, अब वहाँ पे R2 आ जाएगा।
और अब अगर हम अज्यूम करते हैं कि दोनों कंडक्टर सेम रेडियस के हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों आर सेम होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इंडक्टेंसेस भी क्या होंगी, सेम होंगी। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये रिलेशन है, इसमें से 2 × 10⁻⁷ को अगेन कॉमन ले लें, और ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास नेचुरल लॉग 1/r डैश और प्लस नेचुरल लॉग d रह जाएगा। हमने अगर इसको एक ही नेचुरल लॉग में लिखना हो तो ये नेचुरल लॉग d/r डैश आ जाएगा। सो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर ली, ठीक है। अब हमारे पास ये फाइनल एक फार्मूला आ गया है इंडक्टेंस का इन हेनरी पर मीटर। लेकिन हेनरी बड़ी यूनिट है, तो इसको हमने स्मॉल यूनिट मिली हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है कि इसको 10⁻³ से -3 से मल्टीप्लाई भी करना और 10⁻³ से डिवाइड भी करना है। अब ये 10⁻³ आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मिली बन जाएगा, और जो 10⁻³ डिवाइड कर रहे हैं ये न्यूमरेटर में आके इस -7 के साथ किसी हद तक कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ मीटर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, तो जो भी यूनिट्स रिप्रेजेंट की जाती हैं वो पर किलोमीटर या पर माइल के हिसाब से रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो अब अगर आपने पर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी हमारे पास ये था हेनरी पर मीटर, हमने इसको कन्वर्ट करना है मिली हेनरी पर किलोमीटर में। तो मिली हेनरी बनाने के लिए आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो और डिवाइड भी कर रहे हो, तो ये आपके पास हेनरी, और किलोमीटर बनाने के लिए आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करना है और 10⁻³ से डिवाइड भी करना है। तो अब हमारे पास ये टर्म बन जाएगी किलोमीटर, ये टर्म बन जाएगी मिली हेनरी, और ये जो 10⁻³ और ये 10⁻³ है, ये इस 10⁻7 के साथ सॉल्व होगा। तो जो हमारे पास फाइनल रिलेशन बन जाएगा वो हमारे पास बन जाएगा 0.2 इंटू नेचुरल लॉग d/r डैश मिली हेनरी पर किलोमीटर। सो ये हमारे पास रिलेशन आ गया है। अगर हमारे पास सिंगल फेज लाइन है और दोनों कंडक्टर्स का रेडियस सेम है, तो इसका मतलब है दोनों की जो इंडक्टेंस होगी वो सेम होगी। तो हमारा रिलेशन क्या डेवलप हुआ कि दोनों की इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रही होगी, उनके जो अपना रेडियस है उससे, जो आपका ज्योमेट्रिक मीन रेडियस निकलता है उससे पे, यानी ये जो r डैश है इसके अंदर कंडक्टर का जो इंटरनल एक्चुअल रेडियस है वो भी शामिल हो जाता है, और d का मतलब ये है कि दूसरा कंडक्टर कितने फासले पर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सिंगल फेज लाइन है तो उनकी इंडक्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रही होगी। अगर एक कंडक्टर की आप इंडक्टेंस निकाल रहे हो तो उसके अपने रेडियस पे प्लस जो उसका दूसरे कंडक्टर से फासला है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी।